हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब इंग्लिश बाय पवन सर पे। दोस्तों, जैसा कि हमने ऑफलाइन क्लासेस में बोला था कि आज शाम में लाइव आने वाले हैं। लाइव का थोड़ा सा इशू आ गया, प्रॉब्लम है, लाइव नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। और जैसा कि आपका एग्ज़ाम है, आप प्रतिबद्ध हैं अपने एग्ज़ाम को बेहतर करने के लिए, तो आपको मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन सर कहना चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। कि कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मेरे मित्र, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी का एग्ज़ाम है और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा सीरीज जो 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और 100 क्वेश्चंस में गारंटी के साथ हम बोलना चाहेंगे कि जब 61 नंबर से लेकर 100 तक आप पहुंचिएगा तो उसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट आपके एग्जाम में छपने वाला है। बिना किसी देरी के 100 क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऐसा बेहतरीन तरीका से चारों ऑप्शन को सर एक्सप्लेन करेंगे। और आप बने रहिए अंत तक, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल यह आपके एग्जाम में बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के, और यह जो पेपर हम कर रहे हैं यह बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन का सीरीज है। ऐसे सीरीज हम 4-5 लेकर आएंगे, उसमें आप देखेंगे कि टोटल का टोटल क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर से आपको मैच करेगा आपके फाइनल एग्जाम में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है सर, वॉइस का क्वेश्चन कर रहा है। और वॉइस का क्वेश्चन कर रहा है क्या, इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं कि 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। मतलब कि कुल मिलाजुला के हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई हम लोग के लिए 4 ऑप्शंस होगा, लेकिन केवल और केवल एक सही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। पहला क्वेश्चन कहता है यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल और चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो अगर आप पैसिव वॉइस हमसे पढ़े होंगे, ट्रिक्स और टिप्स आपको सर बताए थे कि पैसिव वॉइस में सबसे पहला अटैक होना चाहिए उसके हेल्पिंग वर्ब पे और उसके मेन वर्ब पे। तो सर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया मस्ट, मस्ट के बाद लिखा गया सर राइट। इसका मतलब कि मस्ट जो वर्ड लिखा गया है, मस्ट हमारा मॉडल्स है। और सर बताए थे कि मॉडल्स अगर एक्टिव वॉइस के साथ मॉडल्स प्लस V1 लिखा हुआ मिले तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो मॉडल्स तो सबसे पहला काम हमको लिखना ही होगा, और मॉडल्स के तुरंत बाद हम लिखेंगे बी, और मिनिमम वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है वर्ब का 3rd फॉर्म। तो जिस ऑप्शंस में उस मॉडल्स और मॉडल्स के साथ बी लिखा होगा, अब बी के बाद 3rd फॉर्म लिखा होगा, उसी ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। तो पहला क्वेश्चन में लिखा गया यू विल। विल कहाँ से आ गया, अपने बाप के यहाँ से आ गया। इसको हम ऑप्शन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 मस्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कहीं मस्ट का चर्चा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में भी कहीं मस्ट नहीं लिखा है। इसका मतलब कि मस्ट यहाँ लिखा गया और बी यहाँ लिखा गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे ही जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। एग्जाम में उसकी खोपड़ी में छेद करके हम आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द एंटोनिम्स ऑफ वैग्यू। जरा इसको देखें सर, आपसे एंटोनिम्स पूछ रहा है। अगर आप अच्छे से, हम लोग देखते हैं सर एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स का मतलब होता है सर ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड अगर आप देखें तो आपसे पूछा जा रहा है वैग्यू का। तो वैग्यू का मतलब आप अगर स्नेक चैप्टर पढ़े होंगे तो एक वर्ड आया होगा, वहाँ पे वर्ड आया होगा सर वैग्वली। सर आपको बताए थे कि वैग्वली का मतलब होता है अस्पष्ट। इसका मतलब हिंदी कम आता है, अस्पष्ट। तो सर इसको हम अगर अपोजिट वर्ड करें तो हमारा होगा अस्पष्ट। अस्पष्ट को देखें, हार्ड का कोई सेंस नहीं बनता है। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना। क्लियर विल बी करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास है सर, कह रहा है कि सर आपसे नरेशन पूछा जा रहा है। नरेशन की अगर हम बात कर लें सर, नरेशन की बात करें तो नरेशन आपको बताया गया होगा सर। नरेशन जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ लिखा गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
तो कुछ नहीं करना था मेरे भाई। याद रखिएगा, अगर आपको लिखा हुआ मिले इम्पेरेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा डिस्कशन के साथ, इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर वह नारेशन का क्वेश्चन है तो आप कनेक्टर के रूप में 2 + V1 यूज करते हैं। इधर वाला सेंटेंस में आप ऑर्डर देखते रहिएगा। यहाँ पे सर आप रिक्वेस्ट के अलावा सर अगर एडवाइस है तो आप लिखने का काम करते हैं सर एडवाइस, अगर वह सजेशन है तो आप लिखने का काम करते हैं सजेस्ट, अगर कमांड है तो आप लिखने का काम करते हैं कमांड। लेकिन मेरे भाई एक क्वेश्चन है सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इन सब चीज़ों से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। सर बताए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यह आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ भी एक्सक्लेम्ड वर्ड का चर्चा नहीं है, आंसर नहीं होगा। एक्सक्लेम्ड यहाँ है और एक्सक्लेम्ड यहाँ भी नहीं है, तो हमारा सी विल बी करेक्ट आंसर, सी फॉर चाइना विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे होता है टिप्स एंड ट्रिक, विद इन सेकेंड हम आंसर कर पा रहे हैं। मेरे मित्र, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं अंत तक तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाएंगे कि आपका 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्ट में आएगा, मतलब आएगा। लास्ट तक बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ जाता है सर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आ गया सर टेंस का कीवर्ड्स। टेंस का कीवर्ड्स जब भी हमारे पास आ जाए तो टेंस का कीवर्ड्स अगर हमारे पास आता है, अगो वर्ड लिखा गया, बस अगो को देखते हैं। अगो जैसे ही आपके माइंड में आएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए सर पास्ट इंडेफिनिट। सर बताए थे जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि जैसे ही कीवर्ड्स आप देखें तो आपके दिल में कुछ कुछ होना चाहिए। वह कुछ कुछ वाला नहीं शाहरुख खान वाला, यहाँ पे सर पढ़ाई वाला कुछ कुछ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए ज़रा ध्यान दें। पास्ट ऑफ इंडेफिनिट का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेंटेंस निगेटिव में रहे तो मेरे भाई डिड यूज़ करते हैं, और डिड चूँकि खुद ही सेकेंड फॉर्म है इस वजह से डिड के साथ हम ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करेंगे। तो याद रख लीजिए, अगर डिड कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो वैसे केस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हम आगे बढ़ जाएं मेरे भाई, आप बताएंगे अगर आपको लिखा हुआ मिले, यहाँ पे लिखते हैं सर, आपको लिखा हुआ मिले एस्टरडे, एस्टरडे लिखा हुआ मिले, आपको एगो लिखा हुआ मिले सर, लास्ट, लास्ट के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ मिल जाए, लास्ट के साथ एनीथिंग कुछ भी जुड़ा हुआ मिल जाए तो हम आंसर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म, और यह मेरे तरफ से भी आई रहा, जाके एग्जाम में छाप दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में लास्ट लगा हुआ मिले तो आंसर हम सेकेंड फॉर्म करते हैं सर। और जब हम सेकेंड फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगो, अगो लिखा हुआ है तो जैसे ही आपको अगो दिखा तो आपका आंसर होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है V2। कायदे में रहिए और सही आंसर करके दिखाइए। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ये हमारा V4 निकल कर आता है, यह आंसर नहीं होगा। ये सर हैव सीन कहाँ से आ गया? अपने पापा जी के यहाँ से, बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ये मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से आंसर नहीं होगा। 100 विल बी करेक्ट आंसर। सपोज करिए सर अगर आपके एग्जाम में प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स को याद करने का क्या तरीका सर बताए थे कि अगर आपके एग्ज़ाम में कहीं भी ऑलवेज दिख जाए, अगर आपके एग्ज़ाम में कहीं ऑफन दिख जाए, कहीं आपके एग्ज़ाम में एवरी के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ मिल जाए, अगर आपके एग्ज़ाम में सर यूजुअली लिखा हुआ मिल जाए, यूजुअली अगर आपके एग्ज़ाम में हार्डली लिखा हुआ मिल जाए, तो याद रखिएगा इन सब के साथ या तो V1 यूज़ करें या फिर V5। ये रहा मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर हम क्वेश्चन को देखना चाहें तो विद इन सेकेंड आंसर कर पाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सर, इसको देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कुछ करना ही नहीं है। सम एक्ट्रेसेस आर डांसर्स, और डांसर से आपसे पूछा जा रहा है सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग, कोई एक्टर खतरनाक हो सकता है क्या? खतरनाक नहीं होगा। एगो एक्ट्रेस है, उसका नाम है राखी सावंत, उस ससुरी बड़ी खतरनाक है, ऐसे कुत्ते रहती है, नाचते रहती है। तो अब हम देखते हैं सर, ब्रिलियंट वाली बात होगी, दूसरा कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, सेंसिबल मीनिंग नहीं आ रहा है, आंसर नहीं होगा। आंसर में यहाँ पे हम ब्रिलियंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया चूज द डैश करेक्ट ऑप्शंस। हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस आना चाहिए। तो यहाँ ज़रा देखा जाए, कुछ नहीं करना है, लीव
लीव है सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर हम देखें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगता है? इस हेल्पिंग वर्ब्स को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिएगा। सर आपको बताए थे कि हैज और हैव और हैड, ये तीनों चीज़ अगर आपको एग्जाम में कहीं दिख जाएगा तो वहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होना था। आप सिर्फ दिया क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आंसर हम वैसे वर्ब को सेलेक्ट करें जहाँ पे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लेता है। सर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे डिड के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिड तो है नहीं, तो हमारे पास निकल कर आता है मेरे भाई डू या फिर डज, और यहाँ पे दे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस वजह से हम डू आंसर करेंगे। और डू कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें सर, ऐसे ही बहुत खूबसूरती तरीके से हम चीज़ों को कवर करते आ रहे हैं। 6 क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फिर टेंस का क्वेश्चन आ गया, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है मेरे भाई, आपसे इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और आपको सही तरीका से आंसर करना है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शंस कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शंस को खोजना है। नेक्स्ट डे मेरे भाई, अगर किसी क्वेश्चन में टुमारो लगा हुआ मिल जाए, टुमारो, अगर किसी सेंटेंस में नेक्स्ट डे लिखा हुआ मिल जाए, या पता चले सेंटेंस से कि वह फ्यूचर का टाइम है, एक बार फिर से देखेंगे फ्यूचर का टाइम है, वैसे केस में हमारा आंसर हमेशा विल या फिर शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आंसर होता है। तो उस ऑप्शन में जहाँ नेक्स्ट है और नेक्स्ट के साथ विल और शैल नहीं आया है, उस क्वेश्चन को काट देंगे। इसका मतलब कि पहला आंसर नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है सर, अब तो है ही नहीं। एस्टरडे सर बोले थे अभी, एस्टरडे का यूज हम यूज करते हैं बाबू सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे लिखा गया शो। कौन सा शो? जो अच्छे अच्छे हीरोइन या अच्छे अच्छे हीरो कपड़ा पहनकर आते हैं और शो करते हैं और उसके लाखों और करोड़ों रुपए लेते हैं, उसको शो बोलते हैं। और यहाँ पे देखने वाला सेंस आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होना था। आपके पास आंसर होता 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जरा देख लें। फिर कह रहा है हमसे द बुक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन सर बताए थे कि इधर कुछ भी लिखा हुआ मिले, इन के बाद अगर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कुल मिला जुला के अगर बोर्ड पे आप देखें तो हमने लिखना है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बाद कोई भी वर्ड आ जाए, चाहे वह प्लूरल कैटेगरी का ही क्यों ना हो, वर्ब जब भी हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन से आए हुए वर्ड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। और यह वर्ड अगर सिंगुलर रहेगा तो यहाँ जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। यह वर्ड अगर प्लूरल रहा तो यहाँ जो वर्ब होगा वह प्लूरल होगा। अगर देख रहे हैं इन प्रीपोजिशंस है तो इनके पहले देखेंगे बुक लिखा हुआ है, तो बुक के कारण बुक सिंगुलर है, इसका मतलब हम आंसर इज करेंगे। देख रहे हैं कितना खूबसूरती तरीका से, सबके पीछे कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि मैथ्स में ही कंसेप्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ही कंसेप्ट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब मिथ है। अंग्रेजी का भी कंसेप्ट होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चूतिए टीचर पड़े हैं, फालतू का ज्ञान देते हैं, ट्रिक्स और टिप्स के नाम पे ठगते हैं, लेकिन पवन सर आपको सच्चाई दिखाने का काम करते हैं मेरे मित्र। आइए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके पढ़ाई पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर, हमारे पास क्वेश्चन आया है प्रीपोजिशंस का। देखिएगा जरा, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव मेड ऑल द प्रिपरेशन डैश द मैरिज। सर आपने शादी के लिए अरेंजमेंट किया है, और शादी के लिए अरेंजमेंट किया है, आपको सर बताए थे जब दिमाग पर ऐसी प्रीपोजिशंस में काम न करे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर दें। ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करें तो सर बताए थे टू का यूज़ डेस्टिनेशन के लिए। बाबू डेस्टिनेशन कहीं जाने का सेंस होता है, नहीं सेंस निकल रहा है, आंसर नहीं होगा। ऑफ का यूज़ पोजेशन के लिए, जिसमें सेंस आए का, के, की, आंसर नहीं होगा। शादी का प्रिपरेशन या शादी के लिए प्रिपरेशन क्या होगा? शादी के लिए प्रिपरेशन करेंगे सर, तो आंसर हम करेंगे फॉर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑन भी छटता क्यों? क्योंकि सर बताए थे कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस।
कोई चीज़ किसी के ऊपर अगर रखा हुआ है इस तरीके से, मार्कर अगर आ जाए हाथ के ऊपर, इस तरीके वाला सेंस आएगा तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस नहीं था, हमने ऑप्शन को रिमूव किया। पैसिव वॉइस हो, प्रीपोजिशंस हो, टेंस हो, सारे के सारे ऑप्शंस में अगर दिमाग नहीं लगता है तो एक दो ऑप्शन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, उसको उसकी औकात दिखा देंगे और फिर हम आंसर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आ गया, देखिए सर, आपको अभी सर बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि डिड कभी भी लगता है तो वहाँ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जरा देखें, डिड लगा है तो डिड जैसे ही लगा है, देखिए डिड के बाद बाई आया, फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम यहाँ पे लिख दें मेरे भाई BOUGST बॉट, यह हो जाएगा आपका सेकेंड फॉर्म और यही आपका थर्ड फॉर्म होता है। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि क्या करें, हम क्या करें सर, वर्ब यहाँ लिखा है तो याद रखिएगा सर, दुनिया का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सर बताने जा रहे हैं, आज अपने दिमाग में डाल लीजिए। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट का होना, फिर उसके बाद वर्ब का होना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना। सेंटेंस में मेरे भाई जरा देखें, एक बार फिर से देख लें, सेंटेंस में वर्ब तो गिवन है, वर्ब यहाँ बाय लिखा हुआ है, हमको ज़रूरत किस चीज़ का है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस कैटेगरी का होता है, ही के कैटेगरी का, शी के कैटेगरी का, इट रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे या फिर रहे दे, यही सारे के सारे किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं अगर प्रोनाउन के बेसिस पे बात करें तो, बाकी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो हमसे आंसर पूछ रहा है, हिम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, हिज इसी का पोजेशन होता है, बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये है सर, ज़रा चीज़ों को बहुत खूबसूरती से समझते चलेंगे सर, ये सारी की सारी आपकी खूबसूरती एग्जाम में निकल जाएगी अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बना। लड़की लोग को हम हमेशा कहते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बना, मेकअप करके जाइएगा, सारा का सारा मेकअप धुल जाएगा पसीना से। ठंडी का मौसम रहता है, फरवरी ठंडी का महीना है, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो नानी विल बी रिमेंबर, नानी याद आ जाएगा, लड़की लोग का मेकअप धुल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, सीरियस होकर पढ़ाई करिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, सीरियसनेस के साथ। आइए करे वुड, कुछ नहीं, मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो जो फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा उसको छांट देंगे, हियर आंसर नहीं होगा। सर वुड के साथ लाइक रहता है तो टू लगता है, आंसर ए भी नहीं होना है, आंसर या तो सी होना है या नहीं तो डी होना है। कुछ लोग बेहोश होंगे तो आंसर करके आ जाएंगे हियर, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हियर नहीं होगा, यहाँ पे कंसेप्ट दूसरा है। एक दो आपस में अगर वर्ब रहे, फिर से यहाँ कंसेप्ट देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट, यदि दो आपस में वर्ब रहें तो उनको जोड़ना रहे तो हम टू के बेसिस पे जोड़ेंगे, या नहीं तो अगर वर्ब लिखा हुआ है तो दूसरा वर्ब अगर हमको जोड़ना होगा तो वहाँ पे V4 का यूज करेंगे। तो यह कुछ ऐसा ही कह रहा है, एप्रिसिएट। और याद रखिएगा एप्रिसिएट कभी भी आ जाए आपके एग्जाम में V4 आंसर मार्क करेंगे, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सर, इसको फिर से आगे बढ़ते हुए और देखते हैं। द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, क्या है सर, ये पैसिव है कि एक्टिव है, जरा इसको इसकी औकात दिखाते हैं हम। आइए, कह रहा है क्या, द बॉस, एक बार ऊपर जाइए सर, आप नहीं जा रहा है, हम ही नीचे आ जाते हैं। देखिए, अच्छा हमसे डायरेक्ट पूछा गया, अभी तो सर बताएं सर आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन रहे, ऑर्डर लिखा रहे तो 2+V1 से करेक्ट कर आ जाता है, 2+V1। तो सर यहाँ पे 2+V1 तो लिखा हुआ है, तो क्या किसी व्यक्ति को ऑर्डर दिया होगा। विल फॉलो तो हम कहते नहीं हैं, फॉलोइंग होता नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस में। आंसर सर फॉलोइंग ये भी नहीं होगा, हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ऐसा बात पता था? पता था तो आप लिखेंगे सर यस, नहीं पता था तो सीख के जाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है सर, ओए होए करेक्टली स्पेल द वर्ड, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। जब कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सर आप ऑप्शन को एक को देखेंगे तो आपके दिल में कुछ कुछ होगा। पूछिए क्या होगा, आपसे स्पेलिंग पूछा जाएगा कि स्पेलिंग बताइए करेक्ट कौन सा स्पेलिंग है। तो अगर उस स्पेलिंग को अगर आप चारों ऑप्शन को देख लिए, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई, यह बात दावा के साथ सही बोल रहे हैं, रिसर्च किया हुआ बात है।
क्वेश्चन सही नहीं होगा। क्वेश्चन सही करने के लिए जैसे ही कोई ऑप्शन दिख जाए, हमको स्पेलिंग टेस्ट का है, फटाक से हम तीनों ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, आंख बंद करेंगे और फटाक से स्पेलिंग लिख देंगे। स्पेलिंग सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत। यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। ट्रांसफ़र का स्पेलिंग ये होता है। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव। तो ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि आई और तरीके कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। सर पहले कंसेप्ट बताएं कि पहले क्या बताएं? तो सर बोले थे कि आर्टिकल का यूज करना हो ए और एन का यूज, तो याद रखना है वह नाउन SCN अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया बैक एक, इसका मतलब कि पीठ में दर्द। ठीक बा, पीठ में दर्द, कमर में दर्द हो जाता है तो कमर दर्द को बोलते हैं ये चीज़। और कमर दर्द एक तरह का फीलिंग्स है, और फीलिंग्स होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। याद रखिएगा, लव, इमोशन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। यहीं पे कोई दूसरा चीज़ होता तो हम उसमें दिमाग लगाते हैं, नहीं दिया था आंसर कर लिए। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए आपसे क्वेश्चन टैग पूछ दिया, आइए देख लेते हैं सर। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन तो हम विद इन सेकेंड बनाएंगे, हालांकि सब क्वेश्चन को विद इन सेकेंड ही बना रहे हैं। अगर आप देखें लिखा गया बॉट, बॉट होता है सर सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जब भी आ जाए मेरे भाई तो यही दो चीज़ होता है, एक तो सर V1 और V5, दूसरा चीज़ हमारे पास निकल कर आता है सेकेंड फॉर्म। यही दोनों के हमारे पास क्वेश्चन टैग का कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होता है। वैसे में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज्ड और दूसरा तीसरा आंसर करके चले आते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जब कभी V1 और V5 लिखा रहे तो क्वेश्चन टैग के रूप में या तो हम डू आंसर करें या फिर डज का करें और इनके साथ हम नॉट लगा दें। तो या तो अगर ऑप्शन की ज़रूरत पड़े तो डजंट आंसर करें, नहीं तो डोंट आंसर करें। यहाँ पे लिखा था V2 और V2 वाले केस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट। लेकिन सर हमको इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करना होता है, लिखेंगे डिडंट। लेकिन जब चार ऑप्शन में डिडंट नहीं लिखा है तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं लगाना है मतलब नहीं लगाना है। अब हम देखेंगे डिड नॉट या इस तरीके का कंपैरिजन कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। वर नॉट लिखा है, यहीं पे अगर वर रहता तो हम इसको आंसर कर पाते। यहाँ हैव नॉट लिखा है, अगर इसी क्वेश्चन में हैव या हैज लिखा रहता तो हम आंसर कर पाते। डोंट लिखा है तो सर ने बताया कि डू का ही डोंट होता है, अगर रहता तो दिमाग लगाते हैं ही नहीं। सेकेंड फॉर्म मतलब कि डिड, V1 V5 का मतलब डू या फिर डज। इट विल बी डिसाइड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज इट ओके? नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई ईट राइस। ओहो, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है सर, देख लें जरा। कह रहा है आई ईट राइस, कोई हाथ से खाना खाए। आपको सर बताए थे कि सर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं या फिर कोई भी टूल का यूज करते हैं तो क्या होगा सर, टूल का यूज करें तो उसके साथ हम विथ का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई राइट डैश पेन तो आई राइट विथ पेन। आई कट वेजिटेबल डैश नाइफ विथ नाइफ तो खाना खाएं, खाना खाने का एक टूल हुआ। हालांकि स्पून, फोर्क वगैरह वगैरह होता है लेकिन इसका यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ भी विथ आंसर होगा। हमारा आंसर कहाँ हो जाएगा सर? सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लिखा आई वॉन्ट अ डैश फॉर हाइजर एजुकेशन। भाई हाइजर स्टडीज, कुछ लोग दिमाग लगा के गलती किए थे। इस लोन का मतलब होता है दूसरा, इस लोनली का मतलब होता है अकेला। अगर हमने बोला पढ़ाई के लिए लोन लेना है तो पढ़ाई वाले लोन के लिए LOAN होता है, जो महिला को सरकार दे रहा है 7 निश्चय योजना के तहत। बहुत सारे बच्चों को मिलता है जिसके वजह से वे लोग पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, और यहाँ पे हम क्या आंसर करें?
बाबू यह भी क्वेश्चन प्रीपोजिशंस का ही है। और इस क्वेश्चन को आप देखें तो कह रहा है कि ही वॉज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, ही वॉज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, he was standing in front of his father, he was standing right from his father। तो या तो हम इस वाले को करें या नहीं तो इस वाले को करें, लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं तो राइट ऑफ हिज फादर और इन फ्रंट ऑफ, आपको सर बताए थे प्रीपोजिशन बता रहे थे, तो प्रीपोजिशन वाले केस में सर यह बताए थे मेरे भाई कि जब भी प्रीपोजिशंस रहे तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में दो कंपैरिजन, इन फ्रंट ऑफ का यूज नॉन लिविंग के साथ, बिफोर का यूज लिविंग के साथ। लिविंग तो यहाँ है, नॉन लिविंग तो है ही नहीं। जब नॉन लिविंग नहीं है तो सबसे बड़ी बात है इन फ्रंट नहीं होगा, इन फ्रंट नहीं होगा, ए वाला आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं राइट फ्रॉम, फ्रॉम का यूज सर यूज करते हैं सर हम चीज़ों को अलग करने के लिए, बिल्कुल आंसर नहीं होना है। राइट फॉर हिज फादर नहीं होगा, राइट ऑफ हिज फादर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के देखेंगे सर, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब लिख दिया सर, ऑपोजिट वर्ड है, यहाँ लिखा गया सर स्टेरिल, इसका मतलब होता है बंजर, बांझ। अब फर्टाइल हो गया, फर्टाइल हमारे पास होता है उपजाऊ, यही आंसर हो जाएगा। डिड लगा है सर सी, और आपको सर अभी बता रहे थे थोड़े देर ही पहले कि जब भी सेंटेंस में सर आपके पास सब्जेक्ट गिवन है, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये दो चीज़ है, बचा क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये नहीं है, पोजेशन होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट है, ए हो गया पोजेशन, ऑब्जेक्ट हमारा ए आंसर हो जाएगा, नरेशन का पार्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। कोई व्यक्ति है जिसका ब्लैक हेयर है और उसकी आईज जो है सर ब्राउन, तो आंसर हम आई के साथ हैव करते हैं, न कि हैज। यही एक इकलौता सब्जेक्ट होता है जो प्लूरल की तरह बिहेव करता नहीं है, होता सिंगुलर ही है, लेकिन सर इसके साथ जब भी हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो प्लूरल वाला यूज़ करते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड। बाबू कुछ करना ही नहीं था, आपको दिख गया टीनी, टीनी का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल से रिलेटेड आ गया स्मॉल, फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। आगे कह रहा है कि फॉर डैश इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। बाबू यहाँ पे आपसे नॉलेज जांच की जा रही है कि आपको फर्दर का स्पेलिंग आता है कि नहीं, आपको इस बात को पता है कि नहीं, तो लिखा गया फर्दर, आइदर, नाइदर। आइदर और नाइदर नहीं होगा क्योंकि और नॉर नहीं आया है, दो ऑप्शन कट गया। या तो फर्दर या फिर फार्दर, तो याद रखेंगे फार्दर नहीं होता है, फर्दर होता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांटेड टू बाई डैश मैंगोज। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन इस तरह का समझ में नहीं आए तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है सर, कुछ डिटर्मिनर्स। आ जाते हैं, मच वर्ड लिखा है तो मच हम वैसे नाउन के साथ करेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन हो, तो मैंगोज काउंटेबल नाउन है, आंसर नहीं होगा। लिटिल का भी यूज वैसे ही केस में होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और एनी का यूज हम सर निगेटिव सेंस के लिए करते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव है और मैंगो लिखा गया, हमारे पास आंसर हो जाएगा सम। और चूंकि आप देख रहे हैं सम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। अगर आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें तो ही वांटेड टू बाई डैश मैंगोज, तो बाई डैश मैंगोज, तो यहाँ पे हम सम आंसर करेंगे, हमारा डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखा जाए। करें निष्ठा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट सी डैश नॉट। क्वेश्चन में बाबू पार्ट्स आया है, पास्ट जैसे ही आ जाए हमारे दिल में कुछ होना चाहिए, पास्ट ट्राइड यानी V2, इसका मतलब कि प्रेजेंट वाला ऑप्शन नहीं होगा। जब प्रेजेंट वाला नहीं होगा तो प्रेजेंट को पहले छांट दे, 2 छटा। लेकिन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बाबू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्यक्ति के पास एबिलिटी चाहिए। एबिलिटी का सेंस जब भी आता है तो हम यूज करते हैं या कैन या फिर कुड। सेंटेंस पास्ट में है, कुड आंसर कर ले। आगे बढ़ते हैं सर, स्टे हियर डैश मंडे। बेसिकली अगर कोई भी दिन आ जाए तो उसके साथ तो हम यूज़ करते हैं बाबू ऑन, लेकिन ऐसा सेंस यहाँ पे नहीं दे रहा है, यहाँ ठहरने की बात हो रही है। ठहरेगा कोई व्यक्ति टिल मंडे तक, यानी टिल मंडे, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा फास्ट करते हैं सर क्योंकि समय बहुत कम है, अभी हमको लाइव क्लास लेना है। कुछ नहीं सर, आई यहाँ पे आया है, आई है, और आई के साथ हम जानते हैं बचपन से
एम यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड डैश डैश लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। बाबू कम्बिनेशन आपसे पूछा जा रहा है, कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन याद रखेंगे। जब एंड को हम जोड़ें तो दोनों तरफ सेंटेंस का टाइप सेम हो, बट को जोड़ें तो एक तरफ सेंटेंस पॉजिटिव तो दूसरे तरफ निगेटिव। सेंटेंस कुछ ऐसा है जो आपको बता रहा है क्या कि आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन। आई सेट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट ऑफ स्टेप एंड पता ना क्या क्या फालतू का चीज़ दिया है। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप टू लुक्ड, ऐसा थोड़े होगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आंसर खत्म हो गया। आई सेट एंड लुक्ड ऑन, ए भी सेंस नहीं दे रहा है सर, हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 2, यानी फर्स्ट नहीं सेकंड आंसर होगा। जो लोग 2 आंसर किए थे सर एग्जाम में, टेस्ट हुआ था तो वो गलत था। आगे बढ़िएगा सर, आगे 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 लगाए हैं क्या सर? आगे देखते हैं। वन हु लव्स कंट्री, जो अपने देश को मोहब्बत करे उसको बोलते हैं देशभक्त। आ जाइए सर। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, पेट्रोइटिक का मतलब होता है देशभक्त। आगे लिखा टार्टर का मतलब होता है सर जो व्यक्ति तानाशाह टाइप का होता है। एम्बेसडर का मतलब तो राजदूत होता है। ये भी आंसर नहीं होना था, तो पेट्रोइटिक आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में सर आप आसानी से आंसर कर पाते, लेकिन आपके पास उतना दिमाग है कहाँ। आगे आ जाइएगा सर। यू कैन डैश वर्ड्स इन द डिक्शनरी। बाबू आपको देखने वाली सेंस आ रही है, डिक्शनरी में कोई वर्ड जाकर क्या करे, देखे, तो देखने वाला सेंस आएगा तो सर हम लुक अप करेंगे। ठीक है सर। आगे बाकी का मीनिंग सर यहाँ होता है लुक डाउन, किसी को नीचा दिखाना, लुक आफ्टर देखभाल करना, नॉर्मल तरीका से देखना, आंसर नहीं होना था। आगे क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट स्पेलिंग। सर्वेंट का स्पेलिंग हमसे पूछ दिया, फिर देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आपके दिमाग में आना चाहिए सर्वेंट का स्पेलिंग क्या होगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है जरा बता दें। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बिना किसी देरी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। आपसे पूछ दिया गया सर एडजेक्टिव, थोड़ा सा एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें सर तो याद रखिएगा, एडजेक्टिव कुछ करता नहीं है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी बताना हो तो आप पूछेंगे हाउ, या पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ। आपसे पूछा गया आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कैसा सिचुएशन, हाउ का आंसर कॉम्प्लेक्स दे रहा है, डेट विल बी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और होगा तो ध्यान से सुनेंगे। कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे, मैं बोलूँ कि यह बोर्ड या फिर यह मार्कर ब्लैक है, इसका मतलब ब्लैक क्या हुआ, उसकी क्वालिटी हो गई। इस चीज़ को अगर आप देखें, माइक अच्छा है तो सर इसकी एडजेक्टिव क्या हो गई, गुड हो गई। इसी तरीके से छोटे छोटे बातों पे आगे बढ़िएगा। आज के बाद एडजेक्टिव का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली ऑफन वर्ड आया क्या, लेफ्ट है, लेफ्ट सेंस दे रहा है सर। तो ऐसा सेंस सर बताए थे कि ऐसा सेंस हम पास्ट के साथ यूज करते हैं। पास्ट में बोले तो वेन के साथ ऐसा सेंस आता है, वेन के साथ आंसर आएगा। कहीं वेन लिखा है क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वी डैश शुड द प्लेन। बाबू प्लेन पर चढ़ने की बात हो रही है, स्पेलिंग सब का सब गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। इतना तो सेंस आपके पास होना चाहिए सर। नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है सर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। आपसे करेक्ट सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, मतलब कि आपसे रेक्टिफाई का मतलब होता है टू करेक्ट ऑप्शन में डी में है, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा गया सिंपैथेटिक का एंटोनिम्स आपसे पूछ रहा है तो इंसेंटिव आंसर हो जाएगा। मतलब कि किसी के व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाना से हो जाएगा सर सिंपैथेटिक। असहानुभूति इनसिंपैथेटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है सर, देख सकते हैं, इंसेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, योर फ्रेंड्स
डैश फॉर यू फॉर एन आवर। बाबू इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाएंगे। पहला ऑप्शन को छांटे, यहाँ लिखा गया फ्रेंड्स प्लूरल है, वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, मतलब कि वर्ब में ईएस या एस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं सर, बिना हेल्पिंग वर्ब का बेटिंग नहीं होगा, विल के साथ V1 लगता है, नहीं होगा, यही आंसर होना था। ऐसे करना है, ऐसे सोच रखना है, ऐसे डेवलप करना है। 100 क्वेश्चन है सर, अभी हम पहुंच चुके हैं 40 पे। बिल्कुल नहीं, 1 मिनट सर। आई डैश वर्किंग ऑल द आफ्टरनून्स, I dash working all afternoons and have just finished the assignment। बाबू काम है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में है, और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में दो चीज़ यूज किया जाता है, या तो इज़ या फिर एम या फिर आर या फिर हैज या फिर हैव के साथ बिन, और बिन के बाद V4 आंसर होना था। क्योंकि काम किसी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस से लंबे समय से चल रहा है, आंसर हम हैव बीन करेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, जो दिमाग लगा रहा था उसका आंसर गलत हुआ। आगे देखते हैं सर, फिर से लिया, कह रहा है कि देयर इज डैश वॉल डैश गार्डन। बाबू एक वॉल है, वॉल के यहाँ पे सपोज करिए ये वॉल हुआ और वॉल के अंदर गार्डन है, इसका मतलब कि गार्डन के चारों तरफ क्या है सर, वॉल है। तो चारों तरफ का सेंस क्या निकल कर आता है, अराउंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, आगे क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आता है, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शंस। दे यूजुअली आया, हमारे दिल में कुछ होना है, क्या होना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजुअली में यूज होता है, तो यहाँ पे लिखा गया दे। लेकिन आपसे पूछ रहा है आर्टिकल्स माउंटेन्स, यानी यह प्लूरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ऐसे केस में एन यूज नहीं होना है, अ यूज नहीं होना है। सर बताए थे कि कॉमन नाउन के साथ हम द का यूज करते हैं, कॉमन नाउन मतलब द। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नो आर्टिकल नहीं होना था सर। आगे, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। सर अंडरलाइन कह रहा है, और अंडरलाइन तो दिया ही नहीं है। इस क्वेश्चन को स्किप कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर देते हैं सर। वन हु डज नॉट बिलीव, अरे भाई जो भगवान में विश्वास नहीं रखे, जो ईश्वर अल्लाह और भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसको बोलते हैं हिंदी में नास्तिक और इंग्लिश में बोलते हैं अथिस्ट। थिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, अथिस्ट होता है अथिस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। हमारा आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हम तो गेस क्वेश्चन कर देते हैं, इसके लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एस्टरडे आया है, एस्टरडे का मतलब होता है मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट। अभी सर बताए पास्ट जैसे ही होना था, अपने आप से ही आंसर करेक्ट हो गया। पास्ट एस्टरडे को शो करता है, जरा देख लें एक बार फिर से। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो एस्टरडे आया, एस्टरडे का मतलब सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है मेरे भाई पास्ट में जो होगा वही आंसर होगा। न तो ये पास्ट में, न तो ये पास्ट में, न ये पास्ट में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसे सोचना है, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप एग्ज़ाम में यकीन मानिए कि पूरा का पूरा 100 आउट ऑफ 100 अर्थात 50 में 50 आप करेक्ट कर पाएंगे। लिखा गया टुमारो का यूज़ फ्यूचर में यूज करेंगे तो विल या नहीं तो शैल, बाकी दो ऑप्शन खत्म हुआ। लेकिन सर यहाँ पे विल के साथ वेंट लिखा है, लेकिन हम जानते हैं विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो विल गो होना था नहीं तो शैल गो होना था। लेकिन ही लिखा है तो ही के साथ विल लिखेंगे, और आई और वी रहता तो शैल लिखते। आंसर हो गया सर हमारा पहला ऑप्शन। आगे कह रहा है क्या कि आई लाइक चाइनीज फूड डैश माई हस्बैंड डजंट लाइक इट ऑल, मतलब कि मैं चाइनीज़ फूड को पसंद करता हूँ, लेकिन लड़की है तो करती हूँ, और लेकिन मेरे हस्बैंड इसको पसंद नहीं करते हैं, तो बट का सेंस आ रहा है। आंसर हम बट कर लेंगे। इट इज़ वेरी हॉट एंड डैश आई कैन नॉट गो आउट। क्या आंसर करेंगे, बेस्ट कॉम्बिनेशन इट इज़ वेरी हॉट, कॉमा तो लगना नहीं है। जब भी एक बात याद रखें कि कभी भी अगर आप क्वेश्चन बनाएं मेरे भाई, कभी भी क्वेश्चन आप बनाएं कॉम्बिनेशन का, तो याद रखिएगा बीच में किसी भी पंक्चुएशन साइन का यूज नहीं होगा। कोई भी साइन का यूज हम नहीं करेंगे, कोई भी साइन का यूज नहीं होता है। तो जिसमें साइन लगा होगा ना उसको छांट देंगे। नहीं होना है, नहीं होना है,
नहीं होना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अप्रोच लगाइए। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश अ लॉट ऑफ वॉलंटरी वर्क। तो ज़रा देखें, आप जानते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के हम V4 का यूज नहीं करेंगे, आंसर नहीं होना है सर। आगे देखें, डू आंसर हो सकता है, वी के साथ हम ऐसे भी डज नहीं करते हैं, आंसर नहीं हुआ। आगे देख लें सर, आर डू, आर के बाद V4 यूज होता है, सेंसिबल बात है, बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या करेंगे सर, डी, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं बी। इस क्वेश्चन को देखिए ना सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। लेट्स, जरा देखें सर, इसका वर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि ये जो पेयर करता है अपने साथ वर्ड को, कुछ इस तरीके से होता है, लेट्स। लेकिन इसी को सर लॉन्ग में हम लेट अस बोलते हैं। तो सर इसमें हो सकता है, ए आंसर नहीं होगा। इस आंसर को हम कर सकते हैं, 3 ऑप्शन में हुआ लड़ाई। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड 8 पीस, 8 पीस नहीं होगा सर, सम पीस हो सकता है। इसमें हुआ लड़ाई। लेट्स गो टू चर्च एंड गो टू द चर्च, चर्च के साथ हम द का यूज़ करेंगे सर, और यही हमारा आंसर होना था। आपने देखा कि कैसे हम आंसर कर पा रहे हैं। आगे देखेंगे सर, फिर से समय बहुत कम है, लेकिन आपको करवाना पूरा है, करवाएंगे पूरा ही। अब आ जाते हैं सर बॉडी वाले केस में। तो याद रखने वाली बात, किसी भी सेंटेंस में 1 लगा हुआ मिले, एक बार देखें सर, 1, बॉडी और थिंक, ये सारे के सारे वर्ड जो होंगे सिंगुलर होंगे। कभी भी अगर आ जाए, जैसे हम लिख दें एवरी बडी, सम बडी, एनी बडी, 1 के साथ एवरी वन, सम वन, एनी वन। अगर हम बोले एवरी के साथ एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये सब के सब सिंगुलर वर्ड हुए। जब सारे के सारे सिंगुलर वर्ड हुए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इज आंसर करेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। कुछ लोग दिमाग लगा रहे थे और यहाँ पे कर रहे थे एवरी लिखा हुआ है, तो एवरी के कारण वो कर क्या रहे थे सर, सोच रहे थे एवरी का मतलब सब लोग हो जाता है। नहीं सर, प्रत्येक एक लोग मतलब एक लोग। कुछ नहीं करना है, सेंटेंस का टाइप हमसे पूछ लिया गया। सेंटेंस का टाइप अगर आपसे पूछे सर, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पे साइन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे साइन, इस साइन को हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और एक्सक्लामेशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं, और यह सडन फीलिंग को बताता है। सडन फीलिंग, तुरंत आ ओ इस तरीके का सेंस निकल कर आए, तो हम बोलते हैं उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन देख लेते हैं सर, सी विल बी करेक्ट आंसर। द कंट्रीज लाइज डैश दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी। तो दोज माउंटेन्स, बिलो माउंटेन्स, अगेंस्ट माउंटेन, बियॉन्ड, बीनीथ। इसमें अगर हम आंसर करें, द कंट्रीज लाइज अगेंस्ट दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी, अगेंस्ट हो जाएगा, बिना किसी देरी के सर आंसर कर लेंगे, अगेंस्ट हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राउड, आपसे पूछ लिया गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सर बताए थे हाउ या व्हाट काइंड ऑफ। दे आर प्राउड विनर्स, तो दे आर हाउ विनर्स, कैसे विनर्स हैं, प्राउड विनर्स, प्राउड हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं सर, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो अब देखिएगा, डज मदर लव, आपसे पूछ रहा है सर, इसको चेंज करना है असर्टिव में। याद रखेंगे, जिस क्वेश्चन में आपसे पूछे, जो टेंस पूछेगा उस टेंस का विशेष ध्यान देंगे। डज लगा हुआ है, तो डज का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5, जब डज लगा है इसका मतलब कि हम यूज़ क्या करेंगे, V5। तो जिस क्वेश्चन में V5 होगा वही आंसर होगा। खोजा जाए V5 कहाँ लिखा है। V5 पहले में है, दूसरे में भी है। नॉट कहाँ से हुआ, असर्टिव है तो नॉट नहीं आना है, यहाँ नहीं लिखा है, सेंस ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, एकदम सेकंड में। आगे देख लेते हैं सर, 57 नंबर क्वेश्चन, नोबडी शुड डैश ऑन द पुअर, लुक डाउन एट द पुअर, गरीबों को कोई नीचा ना दिखाए। आगे बोला गया कि क्या, आर्टिकल ही इज रीडिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, जिस आर्टिकल को वह पढ़ रहा है तो डेफिनिट है, निश्चित ही हम द आंसर करेंगे, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, अगेंस्ट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के खिलाफ आपको लगाना है, आंसर हम क्या कर लेंगे, सी।
नहीं, सी है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। दिस डेज, यहाँ पे देखेंगे सर ऑफेन का यूज, ऑफेन का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V1 या V5, लगा है राम, V5 आंसर करेंगे। V5 कहाँ है? फॉरगेट्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए बुक पे आ जाते हैं सर, 40 क्वेश्चन और बचा है, आइए देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, यह एक एस्से है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था, नहीं 1869 में, मार के मुंह तोड़ देंगे, गलत गलत जवाब नहीं देना है। तो आंसर करेंगे महात्मा गांधी की जो सिविलाइजेशन जिसको हम मानते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता बताते हैं, वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है बिलीव्स इन गॉड, भगवान में विश्वास रखने वाली सभ्यता थी, पूजा करने वाली सभ्यता थी, और यह सभ्यता गांव से बिलोंग करती थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा जिसमें गॉड होगा, और जिसमें गॉड लिखा है ऑप्शन नंबर 4 आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो कर बोल रहा है क्या कि डैश, हाँ महात्मा गांधी वॉज नॉट डैश मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, जो मटेरियल हो रहा है प्रोग्रेस कहाँ पे, वेस्ट में, उससे महात्मा गांधी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो प्लीज का मतलब होता है खुश होना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अ पिंच ऑफ स्नफ शॉर्ट स्टोरी है, और शॉर्ट स्टोरी इसके अलावा 2 और है। पहला शॉर्ट स्टोरी दी आर्टिस्ट, दूसरा शॉर्ट स्टोरी दी अर्थ, और तीसरा शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। आपके रेनबो पार्ट 2 में केवल और केवल 3 ही शॉर्ट स्टोरी है, चौथा जिसका नाम है सर अ मैरिज प्रपोजल, एक ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशंस इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश, यदि अमेरिका डेवलप कंट्री बन जाएगी तो उसके पीछे के लोग उस किस पे जो है क्या नहीं देखेंगे सर, ओवरलुक नहीं देखेंगे। तो प्रॉब्लम्स किसकी थी, फार्मर्स की नहीं थी, वहाँ पे एक जनजाति हुआ करती थी अमेरिकन ट्राइब्स, उस ट्राइब्स का नाम था सर नेग्रोज, नेग्रोज विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बर्ट्रैंड रसल क्या थे, तो याद रखेंगे बर्ट्रैंड रसल जो थे एक मैथमेटिशियन थे, और मैथमेटिशियन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि द टीचर हु कॉट से बी प्लेइंग विथ गॉड्स, जैसे ही टीचर थे इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर, यह लाइन लिया गया है दी आर्टिस्ट से। इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर जब देखते हैं उसका शिष्य उनके पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, गट्स के साथ खेल रहा है, चूँकि उसको खेलना चाहिए था पढ़ाई से, लेकिन वह पढ़ाई से मोहब्बत नहीं करके गट्स से मोहब्बत कर बैठा है, उतरते हैं स्टेज से और उतर के जश्न में लतियाने लगते हैं। लतियाने का मतलब कि उसको पीटने लगते हैं, पीटने का सेंस होता है पनिश, पनिश का मतलब होता है सर ऑप्शन नंबर डी है क्या, बिल्कुल। आगे देखिएगा सर, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक आफ्टर बाई द डैश, बांग्लादेश में जब बच्चे पैदा होते हैं यह लाइन लिया गया अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है लिखा गया है जर्मन ग्रीर। सी वॉज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड सी वॉज अ फेमिनिस्ट राइटर। महिलाओं को समस्या को लिखने का उन्हें शौक था, महिलाओं को समस्या को वह लिखा करती थी, और यह जो लाइन लिया गया है बांग्लादेश में बच्चे पैदा होने वाले, बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो बांग्लादेश में बच्चे को जो टेकिंग केयर किया जाता है पूरे के पूरे फैमिली के द्वारा किया जाता है, तो पूरा का पूरा होल फैमिली जिसमें होगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए था। कहाँ है सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला है द एडिटोरियल पॉलिसी, लिखने की जो पॉलिसी होती है, चैप्टर है नाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है, राइटर का नाम है डॉरोथी एल सेयर्स। यह एक एस्से है और इसमें बोलती हैं क्या कि लिखने की जो पॉलिसी होती है 2 चीज़ से इफेक्टिव होता है, पहला वहाँ की गवर्नमेंट और दूसरा क्या होता है वहाँ के ऑनर, जैसा ऑनर बोलेगा वैसा ही एडिटोरियल्स लिखने वाले व्यक्ति के अर्थात एडिटर्स को लिखना होता है। ऑप्शन वहाँ पे जहाँ पे 2 होगा वहीं हम आंसर करेंगे, आंसर हमारा निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, हम कह रहा है कि बेंजी हैंस, बेंजी जो मुर्गी पालता था उसकी मुर्गी 1 वीक में कितने अंडे देती थी, तो याद रखेंगे 200 आंसर होगा। मंथ के हिसाब से अलग बताया गया, वीक के हिसाब से अलग बताया गया, स्टार्टिंग में जो बिजनेस किया गया था उसकी कैलकुलेशन अलग थी। यहाँ पे एवरेज जब बिजनेस डेवलप्ड हो जाता है वो पूछा जा रहा है, क्योंकि कभी दो डिजिट वाला 2 डिजिट में है ही नहीं, ट्रिपल डिजिट में है। आंसर हम 200 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, किसके, इंडिया का, मतलब कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको मानते हैं कि इंडिया हमेशा से मेरे बैकग्राउंड का एक हिस्सा रहा है। आपने पढ़ा होगा इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई की अगर हम बात कर लें तो लिखा गया है किसके द्वारा, जरा बताएं, बताइएगा। पर्लेस बक,
जी बिल्कुल सही जवाब, पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया है। आती हैं इंडिया घूमने, क्योंकि उन्हें इंडिया घूमने का शौक था और अपने ऐसे में लिखती हैं कि इंडिया तो मेरे बैकग्राउंड का एक हिस्सा था, मेरे जीवन का एक पार्ट था, और वहीं पे आती हैं घूमने और यहाँ पर आती हैं तो देखती हैं कि किस तरह का कल्चर है। देखती हैं सब जगह रिलीजन प्रेजेंट है, सब जगह लोग एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति हॉस्पिटलिटी मतलब आदर की भावना रखते हैं। इतना अच्छा देश तो हमारा देश है ही नहीं। रहने वाली थी चाइना की, चाइनीज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाने का काम किया था, और तो और उन्हें अमेरिका में उनका जन्म होता था, लेकिन जन्म हुआ था अमेरिका में, लेकिन उनके माता पिता थे चाइनीज। इस वजह से आप आंसर करेंगे मिशनरी पेरेंट्स रियर्ड बाय चाइना, चाइना की रहने वाली। आगे बढ़ते हैं, करेंगे डॉटर ऑफ द चुबो। अरे तेरी के, ये जो है सर मैरिज प्रपोजल का लिया गया। याद रखिए पूरे कैरेक्टर्स का नाम, और पूरे कैरेक्टर्स में आ जाता है 3 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर आता है सर लुमूव बकलोलवा, एक है सर चुबोकोव, एक है सर नाटालिया, 2 कुत्ता है, एक का नाम रहता है गेस, एक का नाम रहता है लीप। लीप जो रहता है वो कुत्ता रहता है नाटालिया का, खरीदा गया था 85 रूबल्स में। गेस रहता है कुत्ता लोमोव का, खरीदा गया था 125 रूबल्स में। अब आगे डिस्कस करते हैं, तो पूछ रहा है क्या कि जो लोमोव थे या फिर नाटालिया जो थी वह किसकी डॉटर थी। आपसे यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो नाटालिया जो डॉटर थी लोमोव की डॉटर थी। ज़रा बताएंगे नाटालिया किसकी डॉटर? कुछ लोग बेहोश हो तो कर दें। नातालिया लोमोव की? बिल्कुल नहीं, लोमोव तो उसका सैया था, यार था। नातालिया की जो पापा जी का नाम था वह चुबोकोव। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अभी सर बताए कि रिलीजन एवरीवेयर प्रेजेंट था। यह बात कौन बोलता है? पर्लेस बक। पर्लेस बक बोलती हैं कि रिलीजन सब जगह प्रेजेंट था, तो रिलीजन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सेबरी की मदर जब देखती हैं कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा गलत काम करके आया, एथिक्स सब्जेक्ट के टीचर आके उसको समझाते हैं, तो मम्मी सुनकर इस बात को एंग्री नहीं करती हैं, सैड हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं कि क्या मेरे बेटे का भविष्य यही है, इन नालायक निकल गया, क्या मेरा बेटा आगे कुछ करेगा या नहीं करेगा। वह इस बात में सोच में पड़ जाती हैं। तब तक एंट्री होती है पिताजी की, और पिताजी एंट्री करते हैं और बेटा को देखते हैं कि टीचर घर तक पहुंच गया है। बेटा को, अपने पुत्र को, जिसका नाम था सेबी, 12 ईयर का लड़का, जापान का रहने वाला लड़का, ज़बरदस्त तरीके से उसकी कुटाई की जाती है। और कुटाई करने के बाद अपने बेटे को क्या करते हैं, सारा का सारा जो हैमर रहता है, सारा का सारा जो गट्स रहता है दरवाजे के पीछे टंगा रहता है, उस जाकर चकनाचूर कर देते हैं, मतलब कि तोड़ मरोड़ के पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं, स्मैश्ड कर देते हैं। तो यह लाइन लिया गया सर दी आर्टिस्ट से लिया गया है। राइटर का नाम सिगानमाया। एक शॉर्ट स्टोरी है, मेन कैरेक्टर सेबी है। सेबी के पिताजी का नाम क्या है नहीं पता है, वह एक कारपेंटर थे। आगे बढ़ लेते हैं। देयर डैश ऑफ फ्यू वुमेन। अरे इस तरह का क्वेश्चन सर आई थिंक ये लिया गया है सर लाइन, सुन लीजिएगा, यह लाइन लिया गया है अ चाइल्ड इज बॉर्न का, और यहाँ पे वॉइस होगा कुछ महिला की आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। बेंजीज सोड, इतना छोटा लड़का, इतना नालायक लड़का जब अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए पेमेंट पे जाता है और मम्मी उसकी देखते रहती है कि मेरा बेटा पलटेगा, पलट पलट पलट, लेकिन बेचारा पलटता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि अगर मेरा बेटा पलटेगा तो किस्मत एक ऐसी कुत्ती चीज़ होती है, पलटती ज़रूर है। लेकिन बेंजी जो था बहुत ही नालायक बेटा था, पलटा नहीं, अपने माँ को छोड़ दिया और बाप को भी छोड़ दिया और थोड़ा सा भी अपना इमोशंस नहीं दिखाया। नालायक बेटा शादी करता है फ्लोरेंस से, और वह लड़का बिजनेस करता था हेंस का। याद रखेंगे यह लाइन किस चैप्टर का है, तो यह चैप्टर है दी अर्थ का। दी अर्थ के राइटर का नाम H.G. बेट्स। समटाइम्स ही ऑल्सो वर्कड एज द जर्नलिस्ट। नेक्स्ट, द रेडनेस लाइन लिया गया बाबू किससे जरा बताएं आप। यह लाइन लिया गया फायरहेम से। चैप्टर का नाम फायरहेम,
राइटर का नाम केकेएन दारूवाला, केकेएन दारूवाला ही इंडिया के रहने वाले। अब इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1984 में, और आंसर हो जाएगा क्रूएल, मतलब कि कोई भी निर्दयता अग्नि नहीं दिखा रहा था। और याद रखेंगे यह जो व्यक्ति थे यह पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जोरोस्ट्रियन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिया गया है लिप्स ऑफ ग्रास से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा किसने है? तो अमेरिकन राइटर वॉल्ट व्हिटमैन, रहने वाले अमेरिका के, लिया गया लिप्स ऑफ ग्रास से। इन्हें हम जानते हैं किस पोएट के नाम से? तो पीपल्स पोएट के नाम से, लोगों के कवि के नाम से फेमस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नर्स का मतलब क्या होता है? तो आपने यह लाइन पढ़ा होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस विल नॉट द लास्ट। मतलब कि पेड़ से पत्ते गिरने लगे लेकिन छोटे छोटे पौधे, मतलब कि नर्स का मतलब होता है प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी या फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। और टू ऑटम एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश, तो प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, उसके खूबसूरती को बताया गया है। एन एपिटाफ डील्स विद डैश लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, पप्पी का नहीं चर्चा था, वह खूबसूरत महिला जो लेट जाती है कब्र के अंदर, और कब्र के अंदर लेटती है तो वाल्टर डी लामेयर उसके लिए रोते हैं, बिलखते हैं और बोलते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, मुझे याद कौन करेगा। लेटी हुई वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला से उन्हें मोहब्बत था। वाल्टर डी लामेयर को हम 20th सेंचुरी का सबसे अच्छा कवि में से जानते हैं। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज चिल्ड्रंस पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर क्या है? द सोल्जर एक सोनेट है, और यह एक सोनेट है ही नहीं, यह एक वॉर पोएम है, यह एक पेट्रियोटिक पोएम है, और जिसको इसने लिखा है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक एक वॉर पोएट, और वह डाइड हो गए थे सेप्टिसेमिया बीमारी की वजह से। वह एक खुद सोल्जर थे। इस चैप्टर में वह बताते हैं एक देश प्रेम, एक अपने मातृभूमि के प्रति प्यार कैसा होता है, किस तरीके का प्रेम वह दिखाते हैं। तो याद रखेंगे, सोनेट का मतलब होता है वैसी पोएम जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 14 लाइन कंसिस्ट। पोएम इज नोन एज sonnet. Next question we have, ladies and gentlemen, we are about to finish all the questions. मैकाविटी इज अ डैश कैट, मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। यह जो बिल्ली थी बहुत ही शैतान बिल्ली थी। लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा। टी.एस. इलियट अमेरिकन राइटर, सेटल्ड इन इंग्लैंड, और यह घटना इंग्लैंड की है। इंग्लैंड में स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस उसे तलाश कर रही है, और लास्ट में पोइट बोलते हैं क्या? ही इज़ द नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्राइम का बादशाह है, क्राइम पे क्राइम करते जा रहा है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। आंसर हम करेंगे मिस्ट्री। अभी सर बताए कि जोरोस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? फायरहेम के अकॉर्डिंग जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है, बता दीजिए ना। जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी, पारसी रिलीजन। केकेएन दारूवाला, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984, यू हैव टू रिमेंबर। इस पोएम की बात अगर हम कर लें, पूछ रहा है सनेक्स जो पानी पीने के लिए गया था उसकी तुलना की गई है एग्जाइल से। वह व्यक्ति कौन था जिसकी एग्जाइल से तुलना किया गया? किंग ऑफ एग्जाइल, मतलब राजा कह के संबोधित करते हैं। चैप्टर का नाम स्नेक, राइटर का नाम, पोएट का नाम D.H. लॉरेंस। लैंडस्केप पोएट, लैंडस्केप पोएट, एम आई राइट? बिल्कुल जवाब देंगे, गलत जवाब। इंग्लिश पोएट, मॉडर्न पोएट, या फिर अगर हम इनके बारे में बोलें तो यह जो लिया गया है लाइन स्नेक चैप्टर का है, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा सर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सर, आंसर करेक्ट हो जाएगा स्नेक। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ डैश। स्पीकर माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब ही होता है मेरी दादी का घर। राइटर का नाम है क्या? पोएट का नाम कमला दास, महिला थी, इंडिया की रहने वाली थी। अपने दादी के प्यार को लिखती हैं तो बोलती हैं कि देयर वॉज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर आई रिसीव्ड वंस लव्ड, जहाँ पे मुझे प्यार प्राप्त होता था, डेट वोमेन डाइड। वह महिला मर चुकी है। उन किताबों के बीच, जिन किताबों को मैं पढ़ने के लिए बहुत छोटी थी, वह किताबों के बीच आज सांप घूमते होंगे। ड्यू टू द साइलेंस इन द होम, घर में सन्नाटा छा गया है। और अपने हस्बैंड के यहाँ जाती हैं तो ऐसा उनको प्यार नहीं मिलता है, तो बोलती हैं कि आई लिव इन अ सच हाउस वेयर आई रिसीव्ड लव्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट हाउस। मैं ऐसे घर में रहा करती थी जिस घर से मुझे प्यार प्राप्त होता था, और मुझे नाज है, फक्र है वैसे घर में जहाँ पे मैं रह के आई हूँ। आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। याद रखेंगे, यह लाइन लिया गया माई ग्रैंड मदर्स हाउस का है। अपने दादी के घर पे उन्हें बहुत ज़्यादा नाज था, फ़क्र था। बस 5 मिनट और बने। 5 मिनट तो हमने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया सर। आपने सर 10 मिनट भी नहीं बने रहना है, ओनली 2 to 4 मिनट्स।
द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉट ऑन द डैश डे। यह लाइन लिया गया है स्नेक चैप्टर से। स्नेक चैप्टर के राइटर का नाम है D.H. लॉरेंस, और यह लाइन में बोलते हैं कि जो पानी भरने जाते हैं, हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी था, और उस गर्मी के टाइम में जाते हैं वाटर ट्रॉट पे, तब तक निकल कर आता है सांप, और सांप उस वाटर ट्रॉट को जूठा कर देता है। आगे बढ़ते हैं, हॉट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं क्या, मेकाविटी इज द बेफलमेंट ऑफ डैश। मेकाविटी ने किसको उलझन में डाल दिया है? तो सर अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, मेकाविटी द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस को बेफलमेंट में डाल दिया है, उलझन में डाल दिया। स्कॉटलैंड यार्ड कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। लाइन कहाँ का है? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। पोएट का नाम है T.S. इलियट, पॉपुलरली नोन एज क्लासिसिस्ट पोएट। एनिपिटाफ पोएम का थीम क्या है? एनिपिटाफ पोएम का थीम आपसे पूछ रहा है, जरा आंसर करें आप बिना किसी देरी के। द थीम ऑफ द पोएम एनिपिटाफ। एनिपिटाफ पोएम का थीम क्या है? तो आंसर हम करेंगे मेरे भाई मेलांकली। मेलांकली का मतलब होता है फुल ऑफ सैडनेस। इस पोएम में सिर्फ और सिर्फ दुख दिखाया गया है। किसी की अगर बेगम अर्थात उसकी महबूब, जिसकी बिलव्ड, जिससे उनको बेइंतहा मोहब्बत, और वह मर जाए तो कैसा तकलीफ होगा सर, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डन, डैश हैज बिकम डम्ड टू सी द लिफलेस वुड। आप अपने पोएम को पढ़ा होगा तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में बोला गया वर्ड, नाइटेंगल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम। नाइटेंगल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम। यह लाइन लिया गया है सर कहाँ से? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो डम्ब कौन? द नाइटेंगल डम्ब। नाइटेंगल डम्ब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे करें, हु रोट स्कॉलर जिप्सी। बाबू स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। यू हैव टू लर्न इट, आपको रटना पड़ेगा, और रटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम याद कर सकते हैं, हम ही नहीं कोई भी। स्कॉलर जिप्सी लिखा गया था सर मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया इंडिमोनियम, किसने लिखा है सर? तो जॉन किट्स। इनकी एक दो बात और याद रखेंगे, लामिया एंड हाइपेरियन, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। जॉन किट्स और टू ऑटम के भी पोएट हैं, जिन्हें हम रोमांटिक पोएट का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द 18th सेंचुरी। बाबू इंग्लिश में 18th सेंचुरी को किस नाम से जाना जाता है, किस एज से जाना जाता है? तो सर आपको जब स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो जहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश पढ़ा है, सबसे लास्ट में नीचे में बताए हैं कि सर 18th सेंचुरी को हम अगस्टन एज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, आई थिंक सी में है ना सर, बिल्कुल सही। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेज इन इंग्लिश इज डैश। मतलब कि बहुत बड़ा चेंजेज अंग्रेजी में कब आया? जब अंग्रेजी के वॉवेल को शिफ्ट कर दिया गया। वॉवेल का रिपीटिशन हुआ करता था। आपने देखा होगा सर एक पोएम जिसका नाम है सर, जिस पोएम का नाम है ऑट टू ऑटम या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आपने देखा होगा वहाँ पे गो का स्पेलिंग ऐसे हुआ होता होगा। बाबू वॉवेल को शिफ्ट करना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, तो यह लिंग्विस्टिक चेंज, बोलने में चेंजिंग आता है। आंसर हम करेंगे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश, इन्फ्लेशन आंसर हो जाएगा, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कहता है क्या? नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास गोल्ड स्मिथ एंड सेरेडियन मेड कंट्रीब्यूट्स। मेड कंट्रीब्यूट्स आंसर अगर हम इसका करना चाहें तो यह भी क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से निकल कर आता है, और इसका आंसर हो जाएगा सर नोवेल नहीं होगा। इंग्लिश से स्टेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इन दोनों के दोनों राइटर का, दोनों के दोनों राइटर का इंग्लिश से स्टेज पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इस कंट्रीब्यूशन के बारे में और इस कंट्रीब्यूशन की बदौलत ज़्यादा जानना चाहते हैं, चले जाइए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। लेकिन समय नहीं है रिसर्च करने का, रिसर्च करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, बाकी बायो में भी रिसर्च नहीं करना। कुछ लोग कर सकते हैं। चलिए सर, ऐसे मोहब्बत भरी महफिल में हम लोग देखिए लास्ट तक हलकरबरी फाइन्स पूछा जा रहा है। आंसर हम क्या करेंगे? मार्क टॉलिन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डैश हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग द इंग्लिश। बाइबल आंसर करेंगे। आपको सर बताए थे कि धर्म के नाम पे मूर्ख बनाना कितना बड़ा चीज़ हुआ करता था। लोग धर्म के नाम पे आज भी मूर्ख बनाते हैं, पहले भी मूर्ख बनाया जाता था। बाइबल विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग पहुंच चुके हैं जूलियस सीजर, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं, सारी की सारी जो ड्रामा है, लिखा गया हमारे विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और विलियम शेक्सपियर को आप कौन नहीं जानता है? द वर्ड ड्रामा कहाँ से आता है? तो यह एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है, याद रखेंगे, लैटिन वर्ड नहीं है ड्रामा। और ड्रामा था रसियन वाला,
एंटोन चिको, मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट तुगलक। तुगलक को लिखा है गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड नामक व्यक्ति ने इसको लिखा है। आपने देखा कितनी खूबसूरत तरीका से हमने 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया। उम्मीद करते हैं इसी क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में रहेगा, मतलब रहेगा। हम बोल देते हैं कम से कम 7-8 से क्वेश्चन इसी वीडियो से और इसी मॉडल पेपर से आपका रहने वाला है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी को देखने के लिए वीडियो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।